इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर एक ऐसी मजबूत टांग है जो भारत ने साउथ ईस्ट एशिया में अड़ा दी है। ऐसे में मैं उन लोगों की गलती नहीं मानता जिनकी सरकारों ने पूरी दुनिया से सुना है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। और आज जब ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करने के बारे में और एक ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन बायलैटरल एंगेजमेंट की बात करते हैं जो आज से करीब 30-40 साल पहले सोचना तो दूर, बात करना तो दूर, उसकी आइडिया को कंसीव करना भी प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली इम्पॉसिबल माना जाता था। बट उस समय जिस समय आपके पास 30 से 32% वर्ल्ड जीडीपी थी, उसको दोबारा रीस्टोर करना और उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स, ट्रेड रूट, टैक्सेशन सिस्टम्स, गवर्नेंस सिस्टम, सो दीज ऑल आर एक्सटेंट, दीज ऑल आर डिवाइसेस। और इन डिवाइसेस में से हम आज के टुडेज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में कौन से डिवाइसेस को रीस्टोर कर सकते हैं, इसका कॉन्शियसनेस होना, इसकी इंटेलिजेंस होना पीछे की सरकारों के लिए लगभग नामुमकिन रहा था। सो ये डिफिकल्ट पोजीशन उसके क्रिटिसिज्म की भी है, उसके एनालिसिस की भी है। प्रैक्टिकली जो अपोजिशन है, नॉट टू द पॉलिटिकल अपोजिशन, ऑपोजिशन टू द एम्बिशन, उसको टेम करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको बायलैटरल स्ट्रेंथ में लाना इज नॉट ओनली स्किल बट इट इज ऑल्सो अ करंट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन इजी पोजीशन क्या है पॉलिटिकल अपोजिशन की, कि अगर कोई भी वैदिक कल्चर की बात करता है या मौर्यकालीन इतिहास की बात करता है और गोल्डन एज की बात करता है, भारत को दोबारा उस वर्चस्व और उस डोमिनेंस की बात करता है, तो वो भारत को पीछे ले जाने की बात करता है। ये बहुत कन्वीनियंट पोजीशन है। भारत के बारे में इस वक्त एक आम धारणा है कि एक ऐसी सरकार है यहाँ जो हिंदुओं को सपोर्ट करती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, वो इस्लाम के खिलाफ है, इज इक्वल टू इस्लामिक कंट्रीज के साथ नहीं है, इस्लामिक कंट्रीज उनका विरोध कर रही है और भारत उनके भी खिलाफ। लेकिन गौर से देखें तो जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं, अरब कंट्रीज हैं और इस्लामिक स्टेट्स हैं, इस्लामिक नेशंस हैं, उनका सबसे हाईएस्ट सिविलियन सम्मान, उनके हाईएस्ट ऑनर्स इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को पिछले 10 सालों में मिले। फैक्ट ये है कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी एक ऐसी रिलेशनशिप बनाने में कामयाब रहे हैं इन देशों के साथ जिसकी इस वक्त इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में सबसे ज्यादा जरूरत है। और इत्तेफाक से अगर आप टाइमलाइन देखें तो 2023 G20 में इसकी अनाउंसमेंट होती है। 6 महीने के बाद फरवरी 2024 में यूएई और इंडिया के बीच एक इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क साइन होता है और 12 महीने के अंदर फरवरी 2025 करीब 60 से 70% काम यूएई की गवर्नमेंट दुबई से सऊदी अरेबिया के बॉर्डर तक जाने वाले इस कॉरिडोर के ऊपर कर चुकी है। सो ये कोऑर्डिनेशन, ये फेथ, ये ट्रस्ट, ये एक ऐसे लेवल के इकोनॉमिक ट्रांजिशन को ट्रांसलेट करता है, इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। दैट इज व्हाट PM Modi speaks. That is what makes a lot of people uncomfortable. That why a person who has been marked and again targeted by international communities that he is against Muslim is getting very good coordination, recognition and honor from all these Islamic states. 4800 किलोमीटर के इस हाइब्रिड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के आज के जियो पोलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए, इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन को समझने के लिए आपको करीब 4000 साल पहले 15000 किलोमीटर का स्पाइस रूट समझना पड़ेगा, जो भारत के लिए, यूरोप के लिए और एशिया के लिए सिल्क रूट से पहले का सबसे पॉपुलर रूट हुआ करता था। और जाहिर सी बात है कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उसे किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट और किसी न किसी चश्मे से लिखा गया, जिसकी वजह से आप उस सच्चाई से अब तक दूर हैं जो आपको आपके ट्रेड रूट्स, आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंडिया के जिस वर्जन को हमने रिसेट किया आफ्टर वेकेशन ऑफ आवर कॉलोनाइजर्स, उससे काफी डिस्कनेक्ट कर देता है। लेट मी टेक यू बैक। जब भारत में मसालों की प्रचुर मात्रा में खेती होती थी, अरबिक ट्रेडर इन मसालों को भारत से यूरोप बेचा करते थे, लेकिन लंबे समय तक अपने सोर्स मार्केट को उन्होंने दुनिया से छिपाए रखा, क्योंकि मसालों की कीमत वेनिस, फ्रांस, पेरिस, सभी जगहों पे, इटली, यूरोप, इन सभी जगहों पे बहुत अच्छी मिलती थी और इन देशों के पास इतनी साधन उपलब्ध थे कि वो इंडिया तक, अफ्रीका और एशिया को कार्व आउट करके पहुंच सकते थे। लेकिन एक बढ़िया व्यापारी जो कभी भी अपने ट्रेड सोर्स को या अपने सोर्स ऑफ मटेरियल को दुनिया को जाहिर आखिर क्यों करेगा, तो ये शील्ड करता है भारत की मसालों की ट्रेड मार्केट को करीब 1200 साल तक।
2530 बीसी के आसपास जब इजिप्ट के ऊपर रोमन एम्पायर का कब्जा हो जाता है तो उनके पास आती है पोर्ट, शिप, लैंड से, सी से पूरे एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया को ढूंढने का और मसालों के ओरिजिन तक पहुंचने की ताकत। और इस ताकत के बाद शुरू होता है एक्सपीडिशन, भारत और मसालों की खोज। शुरुआत होती है स्पेन से। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ढूंढने निकलते हैं भारत को, मिलता है अमेरिका। 1497 में ब्रिटेन की महारानी का झंडा लिए जॉन कॉबर्ट दोबारा ढूंढने निकलते हैं भारत, लेकिन ढूंढ नहीं पाते। 1498 में फाइनली पोर्टुगीज सेलर वास्को डिगामा पहुंचते हैं केन्या के मुंबासा पोर्ट पर और वहां मिलते हैं कांजीमलम से। लेकिन इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोप के लिए भारत को ढूंढा। कांजीमलम, जो कि एक गुजराती व्यापारी थे, केन्या मुंबासा एयरपोर्ट तक ट्रेड करते थे, वो कोलंबस को मिलते हैं, स्पाइस की बात होती है और फिर वो उन्हें लेकर आते हैं कालीकट भारत। इस इतिहास को अब तक 2017 में जब प्राइम मिनिस्टर पुर्तगाल के दौरे पर सबके साथ साझा करते हैं, बड़ी घनी चर्चा होती है, बड़ी विस्तृत चर्चा होती है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। एक ऐसा देश जिसके बारे में ट्रेड और प्रोडक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिस्क्लोज नहीं करने के लिए यदि कुछ कहानियां बनाई गई थी कि वहां सांप है, सपेरे हैं, वो इतिहास पढ़ा रहे हैं, या हम वास्तविक इतिहास पढ़ा रहे हैं जिसमें आप जिस समुद्री यात्री के सर पर भारत को ढूंढने का सेहरा बांधते हो, उसे कांजीमलम नाम का एक व्यक्ति, गुजराती व्यापारी, केन्या के मुंबासा एयरपोर्ट से भारत लेकर आता है और पिछले 70-75 सालों में आप उसकी बात भी नहीं करते। क्या हम देश के तौर पर अपने एंशिएंट ट्रेड वैल्यू को और अपने हिस्टोरिक अचीवमेंट्स को, समृद्धि और संपन्नता के जितने आयाम थे, ठीक से परख पाए हैं कि हमें कौन सा भारत आज चाहिए? हम किस भारत की परिकल्पना अपने विकास के लिए, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लिए, अपने कल्चरल रिस्टोरेशन के लिए आज करना चाहते हैं? बिल्कुल सही सवाल है आपका। ये आसान नहीं होगा। ग्रीस से इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से होते हुए ये कॉरिडोर पहुंचता है मुंबई, या फिर मुंबई से ग्रीस। मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले कुछ महीनों में इस कॉरिडोर के ऊपर अब तक हुए काम के ऊपर थोड़ी चर्चा, थोड़ा शोध करने की कोशिश की। गाजा में पैदा हुई इस वक्त की स्थिति कहीं कहीं, कभी कभी मुझे इस कॉरिडोर के लिए सबसे बड़ा खतरा लगती है। और इस कॉन्फ्लिक्ट का आने वाले समय में इस कॉरिडोर से होने वाले फायदे के साथ रखकर तोला जाना मुझे नहीं लगता बहुत असंभव होगा, या बहुत दिन तक इस पे आंख मूंदी जा सकती है। तो जाहिर है आने वाले समय में ये सारे देश इस पर खुलकर चर्चा करेंगे और गाजा में इस कॉन्फ्लिक्ट को किन तरीकों से, किन आयामों से रिजॉल्व किया जा सकता है ताकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर को जल्द से जल्द इसके काम को पूरा किया जा सके, इस पर कोई बड़ा फैसला होता नजर आ रहा है। कौन चाहता है कि ये कॉरिडोर ना बने, किसके ट्रेड रूट को इसका थ्रेट है और किसको इस 40% समय के कम हो जाने से और 30% के आसपास लॉजिस्टिक कॉस्ट के घट जाने से नुकसान होगा। ये बताता है भारत की अभी की करंट जियोपॉलिटिकल थ्रेट, प्रेशर एंड पोजीशन। ट्रेड के मामले में और इकोनॉमिक एक्सचेंज के मामले में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में इस कॉरिडोर के साथ जुड़ी हुई एक खास बात है। बहुत सारा सामान, बहुत सारा मटेरियल जो ये देश, जिनके नाम बताए मैंने आपको, जो अपने अकाउंटेबल इंपोर्ट में काउंट नहीं करते और जो भी उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टैक्सेस हैं नहीं लगते हैं, वो उनकी जमीन से गुजरता है। इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड टू एन सर्टेन एक्सटेंट प्रिसीजन, जिसमें उनके पास उस ट्रेड का फायदा तो होता है लेकिन वो उनके इंपोर्ट में या उनके एक्सपोर्ट में काउंट नहीं होता है। 5 ऐसे पोर्ट्स हैं जिन्हें इस स्ट्रीमलाइन इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए तैयार किया गया है। पिरास ग्रीस, हाफिया सोफिया पोर्ट इजराइल, अल हदीता सऊदी अरेबिया, रियाद सऊदी अरेबिया, हराद सऊदी अरेबिया, जबील अली यूएई और अल गुआफत यूएई। इन पोर्ट्स के ऊपर और इन पोर्ट्स के माध्यम से इन्हें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के साथ जोड़ा जाना और इस इंफ्रास्ट्रक्चर से लॉजिस्टिक कॉस्ट की कम होती कीमत, जिसमें इनके टेक्निकल अपग्रेडेशन जैसे शिप रेल रूट नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्ट रूट नेटवर्क, हाइड्रोजन पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर और बहुत सारे लॉजिस्टिक
टेक डेवलपमेंट, बहुत सारा लॉजिस्टिक इनोवेशन इन रूट्स पर दुनिया को देखने को मिलेगा। और इन सब का सिर्फ एक लक्ष्य है, कम से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा सामान, 1/3 सामान ईस्टर्न कॉरिडोर से नॉर्दर्न कॉरिडोर की तरफ पहुंचाया जा सके। और ईस्टर्न कॉरिडोर में मुंबई, इंडिया, जबील अली, यूएई, अल ग्वाफियत, अहराद, सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं। और नॉर्दर्न कॉरिडोर में रियाद, सऊदी अरेबिया, हाफिया, इजराइल, पेरासस और ग्रीस, इन दोनों का, ईस्टर्न कॉरिडोर का और नॉर्दर्न कॉरिडोर का सेंटर मिडिल ईस्ट है। सो एक बार फिर से अगर आप अपने मिडिल ईस्ट इंटरेस्ट को और मिडिल ईस्ट अपने इंटरेस्ट को यूरोप और एशिया, भारत और उन यूरोपियन देशों के साथ सही ढंग से तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखे तो उसे वो भाषा, वो विकास जिसका कुछ हिस्सा वो सिर्फ भारत में दूर से होता हुआ देख पा रहे हैं, ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर गौर से सऊदी अरेबिया इस वैल्यू प्रोपोजिशन को समझे, जहां उनकी पोजीशन इस ईस्टर्न कॉरिडोर और नॉर्दर्न कॉरिडोर के बीच में है, तो भारत में हो रहे इस अनप्रेसिडेंशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्रोथ का एक छोटा सा हिस्सा समझ पाएंगे। न कि सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि उसे उनका फायदा भी होगा। जब भारत ने ग्लोबल साउथ के वर्ल्ड ऑर्डर में मिडिल ईस्ट के डेवलपमेंट के साथ एक इतनी मजबूत टांग अड़ा दी है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस साल इस पर कम से कम 4-5 कदम जरूर चलकर दिखाएगा। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ओवरसीज है, इसकी कोऑर्डिनेशन, बायलैटरल पोजीशन और इसमें प्राइवेट सेक्टर का, लॉजिस्टिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। ये वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसका फायदा लोगों तक जरूर पहुंचना है, लेकिन उसे डेवलप करने की पूरी जिम्मेवारी अगर सरकार पर अकेले छोड़ दी गई, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ्लेवर, एक पार्टिसिपेशन और एक इंक्लूजन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ला पाया, तो मुझे लगता है ये हमारी सफलता है। और अप्रैल के महीने में मुंबई के अंदर और दुबई के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिडिल ईस्ट कॉन्क्लेव में लॉजिस्टिक शक्ति के कार्यक्रम में मैं पिछले महीने दुबई था और मैंने इससे जुड़े स्टेक होल्डर से काफी बातें की, काफी रिस्पॉन्स इकट्ठे किए कि उन्हें ट्रेड में लॉजिस्टिक को और सिंप्लीफाई करने में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लॉजिस्टिक के साथ जोड़ने में, प्रोटोटाइप करने में, पायलट करने में क्या कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। और साथ ही मैं कहूंगा इस बारे में कि राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, दुबई के और यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स के एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की कॉम्पिटेंस को बहुत ढंग तक मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, क्योंकि 2023 में इसकी शुरुआत होती है और 2024 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूएई में एक इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए फ्रेमवर्क, एक ट्रीटी साइन करते हैं फरवरी के महीने में। और फरवरी 2024 से 2025 के बीच में, 12 महीने के बीच में, दुबई से, जबील अली पोर्ट से सऊदी अरेबिया के बॉर्डर तक जिस तेजी से, जिस इंटेंसिटी से और मोटिवेशन के साथ काम हुआ है, दिस रिफ्लेक्ट्स कमिटमेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टुवर्ड्स इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। पिछले महीने फरवरी में मुझे इससे जुड़े कुछ प्रोग्रेसेस देखने का मौका मिला। उम्मीद है कि अगले 1 साल के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पूरे कॉरिडोर पर रियाद, जबील अली और यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, जॉर्डन, इजराइल और ग्रीस में अलग अलग पार्टनर्स के साथ, लोकल पार्टिसिपेंट्स के साथ और लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ 6 अलग अलग कार्यक्रम करेगा, जिसमें इंडस्ट्री, ट्रेड, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी जैसे सेक्टर्स को एक साथ जोड़कर एक कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव डायलॉग तैयार करने की कोशिश रहेगी। और उम्मीद करता हूं कि जो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी प्रोटोटाइपिंग और पायलटिंग में उनको सहायता दी जा सके, इसे भारत की एक अग्रणी एजेंसी इन सभी देशों में उनके टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट और सर्विसेज को कमर्शियली और टेक्निकली प्रोटोटाइप करने में सफल होगी।